ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक लेंस है और उसका जो कॉन्वेक्स साइड है उसको सिल्वर किया हुआ है और एक कॉनकेव साइड है। तो यहाँ इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है लेंस का वो डाइवर्जिंग होता है। और इसमें आप देखोगे कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होती है, कम होती है। यानी यहाँ R1 आप देखोगे R2 से कम होता है। ठीक है। तो अब इसको अपने को देखना है कि ये कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। यानी इसका बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉनकेव मिरर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें इसकी बार का, क्योंकि बार कुछ नहीं है तो बार का जो रिफ्रेक्ट इंडेक्स है वो 1 है और इसका जो रिफ्रेक्ट इंडेक्स है N2 इक्वल टू, मैं N मान लेता हूँ, ये N1 इक्वल टू 1 है। तो आप देख रहे हो कि इस केस में क्या हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यानी इसका एफबीडी बना लिया मैंने। तो ये मिरर है और ये लेंस है। तो इसके लिए जब आप लिखोगे तो 1/FM क्या मिलेगा, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है यानी -2/R2, ये 1/FM आ जाएगा। हमें लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो रे इधर से जा रही है तो इसका 1/FL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये हो जाएगा N2 माइनस N1/N1 इंटू 1/-R1, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, माइनस -R2। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/FL इक्वल टू N2 कितना है यहाँ, N-1 डिवाइड बाय 1/1 बाई माइनस के साथ में प्लस 1/R2। ये हमारे पास आ गया। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 1/F इक्वल टू माइनस 2/FL माइनस 1/FM। तो यहाँ रखेंगे, हमें इसकी फोकल लेंथ निकालना है तो 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास में N-1 इंटू, ये होगा R2, 1/R2 माइनस 1/R1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा +2/R2। ये हमारे पास आ गया। तो क्या करेंगे अब यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2 इंटू N-1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2 +2/R2। अब आप देखो कि यहाँ क्या दिया अपने को, R2 R1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ माइनस बार ले लेंगे तो माइनस, तो 2N-1 या माइनस हो जाएगा है, यह हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो गया। R2 माइनस R1/R1 R2 +2/R2। अब यहाँ देखो ध्यान से आप, ये 1/F है हमारे पास में। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये क्वांटिटी इससे ज्यादा है तो पूरी क्वांटिटी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी दो केस देख सकते हैं हम लोग। इफ 2/R2 ग्रेटर देन 2 इंटू N-1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, अगर ऐसा है तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एफ क्या मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ नेगेटिव मिल रहा है। एफ नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, बार माइनस लगा रखा है। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर की तरह होगा। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, देखो अगर ये पॉल है, ये फोकस है और ये सी है। अगर ऑब्जेक्ट मान लो हमारे पास में यहाँ है और ये ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ जो इमेज होगी वो इमेज किधर की तरफ जा रही होगी, इधर जा रही होगी, यानी दूर जा रही होगी। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आप देखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है तो यहाँ इमेज होगी, वर्चुअल इमेज, वो क्या करेगी, इधर की तरफ आएगी, मतलब एनलार्ज होगी, वो इधर की तरफ आए। तो इस केस में देखो पास में आ रहा है लेकिन दूर भी जा सकता है, पास भी आ सकता है, तो मे बी वाला करेक्ट होगा आंसर। दूसरा है कि अगर मान लो ऐसा होता है 2/R2 लेस देन 2 इंटू N-1 R2 माइनस R1/R1 प्लस R2, तो ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, कॉन्वेक्स की तरह। तो इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली इमेज किधर आ रही होगी, इसकी इमेज इधर की तरफ आ रही होगी। लेकिन पता नहीं ना कि ये है कि ये है। ओके, तो आंसर क्या होगा, मे बी वाला जो होगा ना वो करेक्ट होगा हमारा। मतलब मिरर के पास भी आ सकती है इमेज और मिरर से दूर भी जा सकती है इमेज। यानी अगर ये इसकी बात करें, मान लो ये ऑब्जेक्ट, तो ये I1 है
ये O2 है तो ये I2 है। इस केस में अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस केस में इमेज है, तो इस केस में इमेज क्या हो रही है, पास आ रही है। लेकिन इस केस में आप ये तो पता ही नहीं कि ये है कि ये, क्लियर है। ऐसे करना था, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, और डाइवर्जिंग बीम अपने को दिया है, यानी ये एक स्लैब है, और यहाँ हमारे पास में एक सोर्स दिया है, यहाँ से लाइट जा रही है। तो एक लाइट रे को ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो वैसे तो एक और अगर लेते हैं तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बता रहा है, यहाँ अल्फा बता रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। ये पूछ रहा है कि जो रे बार आएगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एस हैविंग डाइवर्जेंस एंगल अल्फा falls symmetrically on a glass slab as shown. The angles of incidence of the two extreme rays are equal if the thickness of the glass slab is t and the refractive index n. Then the divergence angle of the emergent beam is, यानी आप देख रहे हो कि यहाँ से लाइट आएगी तो ये क्या करेगी, नॉर्मल के पास आएगी, क्योंकि बाहर का मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स क्या है, 1 है। इसका रेफरेंस इंडेक्स क्या है, म्यू मान लेते हैं। अब आप देखोगे कि ये लाइन क्योंकि दोनों पैरेलल है, क्योंकि स्लैब है, तो ये और ये दोनों पैरेलल है, तो आप देखोगे लाइट रे ऐसे जाएगी। हमें मालूम है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस आई के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेस क्या होती है, पैरेलली तो होती है। तो दोनों रेस जब पैरेलली है तो फाइनल रे इधर भी आएगी तो वो भी इसके पैरेलली निकलेगी। इसका मतलब एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में, अल्फा ही तो होगा। समझ में आया, एंगल क्या हो जाएगा यहाँ, अल्फा आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ऐसे पास आएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये ऐसे दूर जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी तो आई होता है। तो देखो दोनों पैरेलली तो आ गई। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। सॉरी पैरेलल मतलब ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है। इन दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो एंगल दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको, अल्फा ही मिलेगा। ज्योमेट्री से आप देखिएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये स्लैब के केस में हमने देखा था ना कि लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है उस केस में, जब दोनों साइड मीडियम सेम होता है। तो हमने क्या निकाला था, लेटरल शिफ्ट निकाला था, अगर आपको याद हो। इसका मतलब ये रे और ये पैरेलल है ना, उसी तरह ये रे और ये रे पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसको भी आप पीछे एक्सटेंड करो और इसको भी आप पीछे एक्सटेंड करो। इन दोनों के बीच में एंगल क्या मिलेगा आपको, अल्फा ही तो मिलेगा। अब भाई इतनी गणित तो लगाओ ना आप भी यार, देखो ना। ये आई है और ये भी आई है, तो आई आई मतलब क्या देखा जाए तो अल्फा बाई टू है ये तो। ये भी अल्फा बाई टू, तो ये भी अल्फा बाई टू है और ये भी अल्फा बाई टू है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, अल्फा ही तो हो गया। अरे भाई सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, 21 ना। 21 में दरअसल क्या है कि इसका ऑप्शन जो है ना वो डी है। लेकिन इसने जो ऊपर निकाला है 2 और 3 के बीच में, देखो ये ऊपर नहीं जाएगा है ये वहाँ आगे नहीं होगा, इसका एक्चुअल ग्राफ क्या होगा। वैसे तो देखो इस सब में देखा जाए तो वही मैच कर रहा था, लेकिन ऊपर इसने एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, वो वैसा नहीं था। मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखो एक्चुअल ग्राफ कैसा मिलेगा। यहाँ अपने को इसने ग्राफ दिया है। तो
दरअसल ये वाला इसने दिया है, अगर 2 है 0.5 0.5 0.5, यानी ये वाला 1 है, 1 सेकंड है। और ये वाला जो इसने दिया है 1.5 सेकंड है, ये टाइम जो कि सेकंड में है। और ये v जो है मीटर पर सेकंड में है। और हमारे पास में ये 2.5 है, ठीक है। और यहाँ ये 2 दिया है और ये 4 दिया है। बताते हैं 23। ये क्वेश्चन है, अभी इसका अपने को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है। यहाँ देखो ये 1 है, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन है। और ये हमारे पास में टाइम है जो कि सेकंड में, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आप यहाँ से देखो, इसका एक्सेलरेशन देखो, ये क्या है हमारे पास में, ये दरअसल 1 है। 1 है तो इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि वीटी कर्व है तो 2/1। यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ ना। उसके बाद देखो यहाँ से 1 से लेकर 1.5 तक क्या है एक्सेलरेशन, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद देखो ये 4 है और ये कितना है, 1 है। ये कितना है, 1 है, ये 4 है। इसका मतलब लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। इसका कर्व कैसा होगा यहाँ, ये आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए इसका। आई बात समझ, तो ये मिलेगा। ओके, और अगर ये कहता है कि मान लो ये हमारे पास में, अगर ये 3 सेकंड है तो फिर ये करो ऐसा होगा। वो ऊपर जो निकाल रहा है ना, ऊपर नहीं होगा, गलत दिया है वो। ठीक है, तो यही है, ये आंसर है इसका। यानी ये 1 है, ये हमारे पास में 3 ले लेता हूँ मैं। और ये हमारे पास में 1.5 है। और यहाँ कहीं ये 2 दिया है इसने, ये 2 सेकंड है। और यहाँ कहीं इसने जो दिया है ये 2.5 सेकंड है। तो ये आंसर है एग्जैक्ट। और कौन कौन से बताने थे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर, मैं पहले 23 25 पे, 3 और 5 पे आता हूँ, है ना। 23 में क्या कह रहा है देखो, अ बॉडी गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ। क्या क्वेश्चन पूछा भाई, कौन है भाई, ये क्या का चल रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अ बॉडी गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ। सर हाँ, सर ये वाला नहीं था, लास्ट वाला था, गलती से ये डाल दिया। अच्छा अच्छा। 25 भी यार होना चाहिए था क्वेश्चन वैसे तो, चलो बताता हूँ। एक बॉडी अपने को दिया हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड है। और ये ए पॉइंट की वेलोसिटी है, और बी पॉइंट की वेलोसिटी मैंने मान लिया जो कि कितना दिया है इसने, 30 मीटर पर सेकंड है। और ए टू बी जो डिस्टेंस जरा मान लेते हैं एक्स है। इसने कहा अगर इसके मिड पॉइंट पर, यानी मिड पॉइंट का मतलब है x/2 पर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगा, ये फाइंड करने को कह रहा है अपने से। यानी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये टोटल डिस्टेंस x है। हमें यहाँ बताना जब x/2 मिड पॉइंट पर, ए बी के मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, ये बोल भी रहा है। तो यहाँ यहाँ आप देख रहे हो कि 20 से 30 हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ए टू बी के लिए पहले बात कर लेंगे। तो ए टू बी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 30 का होल स्क्वायर, इनिशियल कितना है 20 का होल स्क्वायर +2ax। ये कितना हो गया 900 -400/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ax। ax इक्वल टू क्या होगा 500/2, यानी 250 आ जाएगा हमारे। ए इंटू एक्स है, 250 आया है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ। ए टू सी के लिए आप जाओगे,
तो ए टू सी के लिए क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इनिशियल कितना 20 का होल स्क्वायर प्लस 2a, और डिस्टेंस कितना है x/2, यानी ये कितना आ गया हमारे पास में 400 प्लस ए एक्स, क्योंकि 2 से 2 चला गया तो आ गया 250, यानी वी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा रूट, मतलब v इक्वल टू आ गया √650। इसका मतलब इसकी वैल्यू आती है 25.5 मीटर पर सेकंड, तो ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और 5। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉल एयर बबल इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस। हमारे पास में ये एक ग्लास स्फीयर है और ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस अपने को दिया हुआ है आर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अपने को दिया 1.5 है। तो स्मॉल एयर बबल इज ट्रैप्ड इन ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हेन viewed along the diameter the bubble appears to be 1 सेंटीमीटर, appears to be 1 सेंटीमीटर मतलब ये v दिया हुआ है, from surface inside the sphere, then the true location of the bubble from the surface, यानी अपने को u निकालना है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसका अपने को u बताना है, तो यहाँ कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि इमेज यहाँ कहीं बता रहा है ना, ये इमेज है, और यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, तो ये सरफेस से कितनी डिस्टेंस बता रहा है, यानी ये 1 सेंटीमीटर बता रहा है। यानी हमारे पास v इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, -1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसको पोल मानते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन क्या है यहाँ पॉजिटिव, ओरिजिन हो गया हमारे पास में, नीचे की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव। और आर, आर भी क्या लिखेंगे -3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ है। इसका n1 कितना है 1.5 है, और n2 कितना है 1, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट किसमें रखा हुआ है 1.5 में। फॉर्मूला लगाओ, n2/v-n1/u इक्वल टू n2 - n1/r। हमें दरअसल u चाहिए, n2 कितना है यहाँ, n2 1/v, v कितना है -1, माइनस 1.5/u नहीं मालूम है, तो 1 - 1.5 -3, तो आप देख रहे हो कि -0.5 मिलेगा अपने को, कितना हो जाएगा, यानी 1/2, यानी ये हो जाएगा +1/6। ये क्या हो जाएगा, माइनस था तो इधर आते प्लस हो जाएगा, तो क्या -1.5/u इक्वल टू 1 + 1/6, यानी कितना होगा 7/6। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो u इक्वल टू आ जाएगा -1.5 इंटू 6/7, यानी कितना आ गया -9/7 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इधर कहीं है। ओके, यही आंसर है। मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा 9/7। क्वेश्चन नंबर 5। 6 भी बताना बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an astronomical telescope has an eyepiece of focal length 5 centimeter if the angular magnification in normal adjustment। तो यानी हमारे पास में, इसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि वैसे तो फॉर्मूला याद है मुझे, लेकिन फिर से मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि बार बार इसमें कंफ्यूजन हो ही रहा है आप लोगों को। इसका मतलब आपने एनसीईआरटी ढंग से लगाए नहीं क्वेश्चन जो दिए गए थे। इसने अपने को आई पीस कितना दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, ये 5 सेंटीमीटर है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना बता रहा है 10 मैग्निफिकेशन बता रहा है, यानी मैग्नीफाइंग पावर कितनी बता रहा है 10 बता रहा है। तो कह रहा है कि जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन क्या है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ से मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो कि लास्ट डिस्टेंस पर रखा है, ये पी क्यू ऑब्जेक्ट है, ये एफ नॉट है, हमें नहीं मालूम, केवल एफ ही मालूम है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है,
सबके सब पैरेलल रेज आ रही होगी ऐसे, लेकिन यहाँ से आने के बाद सब क्या हो जाएगी, यहाँ जाके फोकस करेगा। ये फोकस कहाँ हो रही है, इसके फोकल प्लेन में, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में एफ नॉट। और ये एंगल हमें मालूम है कि ये थीटा नॉट होता है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा नॉट, क्योंकि अगर हम लोग अपनी आई से देखेंगे विदाउट डिवाइस तो ये एंगल बनेगा हमारी आई पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे यहाँ। तो अब यहाँ इसके बाद क्या हो रहा है कि ये कहाँ बन रहा है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्या दिया इसने, ये आई पीस दिया है, आई पीस यहाँ है, लेकिन यहाँ से भी इधर से भी रे आके ऐसे आ रही होगी, तो ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ये कहा कि सारी की सारी रेस क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है, क्योंकि इसने का नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है। इसका मतलब है ये इसकी फोकल लेंथ अगर एफ है तो ये क्या होना चाहिए, यानी एफ ही होना चाहिए, यानी ये जो इमेज बनी हुई इसके फोकल प्लेन में बनना चाहिए। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये हो जाएगा पी डैश, ये हो जाएगा क्यू डैश। तो यहाँ से थीटा नोट क्या लिखोगे आप, पी डैश क्यू डैश बाई एफ नोट, और थीटा क्या लिखोगे, पी डैश क्यू डैश बाई एफ ई, यानी जो मैग्निफिकेशन ऑफ 10 दिया है कितना, उसको क्या लिखोगे आप, थीटा बाई थीटा नॉट, यानी आ जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई आपको दे रखा है 5 है, एफ कितना है यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास एफ नॉट कितना आ गया 10 × 5, यानी आ गया 50 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, सिस्टम यही है, ये तो था नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप फार पॉइंट, यानी इमेज का बननी चाहिए इन्फिनिटी पर। दूसरा है जब ये यहाँ इमेज इसकी वजह से, इमेज जो है इसकी वजह से वो कहाँ बननी चाहिए, डी डिस्टेंस में बननी चाहिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखो कैसे करेंगे, यानी नेक्स्ट हमारे पास में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट भी इसको कहते हैं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये ऐसे रेज आ रही है, सबके सब पैरेलल रेज आ रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है पी क्यू, ये एंगल हमारे पास में थीटा नोट है, ये यहाँ इसको फोकस करेगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा पी डैश, ये क्या होगा क्यू डैश, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा नोट, लेकिन ये क्या होगा एफ नोट, क्योंकि रेज इन्फिनिटी सारी तो फोकल प्लेन में फोकस होगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, ये आई पीस जो हमने रखा है, ये इमेज का बना रहा है, डी डिस्टेंस पे बना रहा है, तो डी डिस्टेंस पे बनाने का मतलब क्या हुआ, यानी एक ये भी रे तो रे ऐसे आ रही होगी ना, डी डिस्टेंस बनाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसका मतलब है ये इसका फोकस होना चाहिए, किसका, इसका, यानी ये एफ ई होना चाहिए, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से इमेज यहाँ बनना चाहिए, ताकि इसके लिए क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट इमेज का बना दे, डी डिस्टेंस पे बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया एफ ई। तो यहाँ से ये रे ऐसे जा रही है, और यहाँ से भी रे इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यानी ये रे ऐसे जा रही है, तो ये हमारे पास में इमेज मिलेगी फाइनल। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये एंगल भी क्या थीटा, और ये क्या मिलेगा अपने को, डी डिस्टेंस जो बनना चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या मानेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस मान लेंगे कि यू ही है। तो हमारे पास में पी डैश क्यू डैश बाई एफ नॉट तो क्या हो जाएगा थीटा नॉट ना, क्योंकि थीटा नॉट है, तो पी डैश क्यू डैश बाई एफ नॉट, और इसके लिए क्या लिखेंगे, लेकिन पी डैश क्यू डैश बाई यू ई ना, और ये इक्वल टू क्या होगा थीटा। तो हमारे पास थीटा बाई थीटा नॉट, तो ये अपने को चाहिए, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ नॉट बाई यू ई। अब एफ नॉट तो पता है 50 है, यू ई निकालेंगे तो यू कैसे निकालेंगे, वो यू ई ऐसे निकालेंगे। तुम्हारे पास क्या ये फॉर्मूला रहेंगे रिफ्रैक्शन के लिए, तो माइनस डी पे बना रहा है, माइनस माइनस यू ई इक्वल टू 1/एफ ई, तो हमें क्या चाहिए 1/यू ई, 1/यू ई इक्वल टू क्या हो गया 1/डी प्लस 1/एफ ई, तो 1/यू ई मिल गया, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ, एम आ जाएगा एफ नॉट बाई यू ई है, फिर आ जाएगा एफ नॉट इंटू 1/डी प्लस 1/एफ ई। तो आप देख रहे हो कि ये कितना है, ये 50 है, और ये कितना है डी 25 है, और ये कितना है 5 है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहा देखो 50/25 प्लस 50/5, तो आप देख रहे हो कितना आ गया 2 + 10, यानी इस केस में आ गया 12।
तो यही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हमारे पास में एक ऐसा एक तरह से प्रिज्म का ही पार्ट है। तो प्रिज्म का पार्ट है, तो ये देखो इसमें कैसे करेंगे। ये 75 है और ये हमारे पास में दिया है और ये इस तरह से। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, लाइट ऐसे परपेंडिकुलर गिर रही है इस सरफेस पर, ए बी सरफेस पर। तो पूछ रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ होता है सीडी पर, तो बताओ कि इसका मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये एंगल कितना है 75 डिग्री, ये एंगल कितना है 75 डिग्री। आप ये देखो इसको एक्सटेंड करो, ये पूरा एक प्रिज्म का ऐसे पार्ट है। इसका मतलब है देखो ये एंगल 75 तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया ना, क्योंकि पूरा मिला के एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ R1 क्या हो गया, क्योंकि आई जीरो तो R1 भी जीरो हो गया। R1 जीरो होने का मतलब हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री होता है। इसका मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए यहाँ, यानी ये 30 डिग्री जो है वो क्या हो गया हमारे पास, यानी 30 डिग्री हो गया सीधा सीधा है। ये R2 हो गया और यहाँ R1 क्या हो गया जीरो, क्योंकि आई इक्वल टू क्या यहाँ जीरो है। तो R तुम्हारे पास में 30 है, इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री जो है वो थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। अगर थीटा सी से ज्यादा हुआ तो यहाँ क्या होगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले बात करें कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो जाएगी 1 sin 90, क्योंकि बाहर का मीडियम 1 है ना, एयर मीडियम और इसका रेफरेंस इंडेक्स तो n sin θc। तो हमारे पास साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होगी 1/n। हम लोग क्या करेंगे यहाँ, इसमें साइन ले लेंगे, तो साइन 30 ग्रेटर देन साइन थीटा सी, ये इक्वल टू क्या 1/n। और ये क्या हमारे पास 1/2 इक्वल ग्रेटर देन 1/n, यानी n क्या आ गया n ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि n की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी 2 होगी। तो यही आंसर है। तो ये है, ठीक है। अब बताओ क्या क्या हो गया था हमारा, क्या क्या रह गया था। एनसीईआरटी तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना। हाँ सर। हाँ सर। अब उसका बताओ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 2 का क्या रह गया था। एक्सरसाइज 2 का कुछ रह गया था क्या। सब पार्ट 4 बचा है। पार्ट 3 हो गया था उसका। हाँ सर। पार्ट पक्का पार्ट 3 हो गया था। एक बार कंफर्म करके बताओ तो मुझे, मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको भी, पार्ट 4 को भी। हाँ सर, हो गया था। हो गया था ना। चलो पार्ट 4 डिस्कस करते हैं, ताकि ये भी हो जाएगा हमारा। बताइए इसमें, ये कॉम्प्रिहेंशन 1 तो बताना ही है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉम्प्रिहेंशन 1 तो, बाकी का 10th। कॉम्प्रिहेंशन 2 नहीं बताना है ना। नहीं सर। कॉम्प्रिहेंशन 2 तो सिंपल ही था, हो गया होगा तो। ओके, और ये बताना है कॉम्प्रिहेंशन 3 बताना है, बस 3 ही कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पहले कॉम्प्रिहेंशन बताता हूँ मैं आपको। दरअसल ये क्या है, क्रोमेटिक एबेरेशन का एक मतलब क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या है, पहले उस चीज को समझेंगे हम लोग। कॉम्प्रिहेंशन 1, तो इसमें क्या है दरअसल ये,
क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है, पहले इस कहानी को समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये लेंस हमने लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया या कॉनकेव लेंस लिया, तो आप देखते हो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमें मालूम है कि यहाँ पर इसका जो बिहेवियर होता है वो एक स्लैब की तरह होता है ना, क्योंकि स्लैब की तरह दिख भी रहा हूँ यहाँ। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो दरअसल ये क्या है, टाइनी प्रिज्म्स है। या नीचे जाते हो तो क्या है, टाइनी प्रिज्म्स है। तो प्रिज्म की तरह ये बाकी का पार्ट इसका बिहेव करता है। तो जब व्हाइट लाइट जाती है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तब की बात ही नहीं करें, क्रोमेटिक एब्रेशन होगा ही नहीं उसमें। तो व्हाइट लाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 7 कलर्स होता है। तो आप देखते हो कि लाइट क्या होती है, स्प्लिट हो जाएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि रेड का क्या होगा, डिविएशन कम होता है, और वायलेट का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये रेड होगा और ये वायलेट होगा, और बाकी इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो होता क्या है कि अगर हमने स्क्रीन यहाँ रखा तो आप देखोगे कि यहाँ आपको वायलेट कलर मिलता है। और उस स्क्रीन पर जैसे यहाँ की अगर बात करें तो आप देखोगे कि इधर से भी तो लाइट आ रही है ऐसे। तो ये रेड है, ये वायलेट है। अगर आप यहाँ स्क्रीन रखते हो तो आप देखोगे कि यहाँ आसपास क्या होगा, रेड होगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, वायलेट। लेकिन स्क्रीन को अगर आप यहाँ रखते हो तो आप देखोगे कि यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको इस तरह से। यानी ऊपर क्या मिलेगा, वायलेट, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, रेड। ओके। तो आप देखोगे कि इमेज क्या मिलेगी आपको, यहाँ रखेंगे तो ब्लर्ड मिल रही है, यहाँ भी इमेज क्या मिलेगी, ब्लर्ड मिलेगी, क्योंकि कलर क्या होगा, मतलब मिक्सिंग कलर मिलेंगे ना आपको।